Hello, my dear friends. A very warm welcome to our series of ethics, integrity and aptitude. दोस्तों आज का जो लेक्चर है, ध्यान रखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती है, मेटा एथिक्स क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या होती है, अप्लाइड एथिक्स क्या होती है। तो बेसिक बेसिक डिफिनेशंस देखी हैं। आपका डायमेंशंस ऑफ एथिक्स से इंट्रोडक्शन हो चुका है। किससे? डायमेंशंस ऑफ एथिक्स से। दोस्तों ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो आपको लग सकता है कि काफी सिंपल है, काफी सारी चीजें हैं, बट ट्रस्ट मी, जब आप केस स्टडीज पढ़ोगे तो अप्लाइड एथिक्स बहुत काम की आने वाली है। अप्लाइड एथिक्स बहुत काम की आने वाली है और साथ ही साथ नॉर्मेटिव एथिक्स बहुत काम की आने वाली है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स देखते हैं कि कैसे हमें हेल्प करती है और नॉर्मेटिव एथिक्स के क्या पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। आज मोस्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स नॉर्मेटिव एथिक्स। ध्यान रखिएगा, नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। तो ये चीज हम जरूर से ध्यान से देखेंगे। बट बिफोर बिगिनिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम डी प्रकाश। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी चला रखा हूं t.me/UPSC with DP। DP मेरा नाम है, यूपीएससी एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और मेरे साथ आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यूपीएससी विद डीपी दोस्तों ध्यान रखना, ये ग्रुप है। और इस ग्रुप का यूटिलिटी क्या है आपके लिए, ये चीज समझिएगा। दिस ग्रुप इज फॉर फ्रूटफुल डिस्कशन, ठीक है। जो भी आपको डिस्कशन है, कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट, ठीक है। प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट। खुशी खुशी मुझे पूछिए जो भी पूछना हो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली आंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मतलब मुझे आंसर राइटिंग है ना, तो देखो मैं हर एक लेक्चर में एक क्वेश्चन आंसर जरूर देता हूँ, है ना, एक मेंस क्वेश्चन जरूर देता हूँ, क्योंकि ये एथिक्स है तो यहाँ पे मेंस का पेपर होता है। तो ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज गिव यू अ मेंस क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों मेक श्योर कीजिए कि जरूर लिखिए, मैं जरूर से चेक करके भेजूंगा आप सभी को, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस ग्रुप में जुड़िए, यूपीएससी विद बीपी। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जो दूसरा है, एजुकेटेड सेपियंस। दोस्तों ये चैनल है, यहाँ पे सारी फाइल्स एक जगह क्यूमुलेटेड वे में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों मैंने ये पेज बना लिया है @educatedsapiens, तो डू फॉलो अस, है ना, ओवर देयर एज वेल। साथ ही साथ स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखो, आई एम नॉट चार्जिंग एनी फी फॉर दिस एंड आई प्रॉमिस, है ना, आई प्रॉमिस कि ये पूरा एथिक्स में कंप्लीट करवाऊंगा। देखो एथिक्स जो है, हमारा क्लासेस जो है ये चल रहा है, हमारे पास एथिक्स हमारा चल रहा है मंडे टू फ्राइडे। ध्यान रखना, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। ऐसे हमारा चल रहा है सैटरडे संडे। ध्यान रखना, सैटरडे एंड संडे हमारा एथिक्स ऐसे रहता है, ठीक है। दोस्तों आपको पता है दोनों 250 मार्क्स से पेपर है, काफी इंपॉर्टेंट आपके सिलेक्शन के लिए। और ये सब कुछ मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, इवन कॉपीज भी मैं चेक कर रहा हूँ। प्लीज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितने से जितने ज्यादा हो सके। अभी के लिए जो सब्सक्राइबर्स का मैं टारगेट रख रहा हूं दैट इज 500 सब्सक्राइबर नेक्स्ट चाहिए मुझे, सो दैट कि मैं आपका क्या कहते हैं, जो पोस्ट होते हैं, जो पिक्चर पोस्ट होते हैं वो डाल सकूं, ठीक है। ताकि आप जैसे मतलब पढ़ते हो ना कई बार कि पिक्चर पोस्ट अगर मैं डाल पाऊंगा तो ये समझिएगा कि मैं बहुत सारा आपका करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल आप तक पहुंचा पाऊंगा। इसीलिए अगला टारगेट रखते हैं 500 का, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा 500 का टारगेट है ताकि मैं पिक्चर पोस्ट डाल सकूं। प्लीज मेक श्योर कि ये चीज जल्दी से जल्दी हैपन, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने जैसा कि कहा था नॉर्मेटिव एथिक्स की हम बात करेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट नॉर्मेटिव एथिक्स। ध्यान रखिएगा, नॉर्मेटिव एथिक्स इज नथिंग बट ग्रामर ऑफ एथिक्स, है ना। जैसे ग्रामर इज नेसेसरी फॉर स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, सेम वे नॉर्मेटिव एथिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द जजमेंट्स, है ना, एंड हाउ टू प्रोसीड विद दैट, ठीक है। इन दिस teleological theory, consequentialism is the first one. Please remember consequentialism. Yesterday also I told you, कल भी मैंने बात की थी consequentialism की। इसी का नाम है दूसरा teleological theory। क्या है teleological theory? The moral worth of an action is determined by the consequences of an action, ठीक है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो अंत भला तो सब भला, ठीक है। बाकी आपने कुछ भी किया हो बीच में, कुछ भी किसी का मर्डर किया हो, चोरी की हो, डकैती की हो, किसी का अच्छा किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत भला तो सब भला, है ना। ये फिलोसफी यहाँ पे ध्यान देती है, ये एंड ओरिएंटेड है, ठीक है। एंड गोल मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी में अपने खुद के कमियां हैं, लेकिन पहले हम उस पे जाने से पहले थोड़ा सा एक बार के लिए इसकी डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है इसके प्रोज क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। देखो कोई भी चीज कोई भी पर्सन बोलता है, you should always analyze it from the point of view of pros and cons and what could be done to overcome those challenges, है ना। देखो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनोगे तो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, है ना, उससे आप भाग नहीं सकते, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट।
For example, you have to give subsidies. Government has to give subsidies, but there are so many side effects of subsidies. There are so many side effects. So how you will neutralize that? For example, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, यहाँ एक गाय स्कीम चलती है। कौन सी स्कीम? गाय स्कीम। देखो, हम सभी लोग जो गांव परिप्रेक्ष्य से आते हैं, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, अर्बन रूरल सेटअप से आते हैं ना, दोज ऑफ अस who are belong, मतलब those people who belong to रूरल सेटअप, ठीक है, काफी सारे लोग हम लोग ग्रामीण सेटअप से आते हैं। बचपन से वी हैव डन एनिमल हस्बेंड्री सिंस वेरी चाइल्डहुड, है ना, एंड वी फील मेनी ऑफ अस आर आल्सो कैपेबल ऑफ मिल्किंग ए काउ, ठीक है, एक गाय को मिल्क करना हो, भैंस को मिल्क करना हो, वी कैन डू दैट, मतलब बहुत सारे लोगों को पता होता है। बट डू यू नो दैट इज आल्सो एन आर्ट। अगर हम उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीजेस लाइक थनैला, जिसको आई थिंक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। जस्ट क्रॉस चेक इट इन इंग्लिश, है ना, क्योंकि थनैला डिजीज मुझे ध्यान है, मेनिंजाइटिस और समथिंग कुछ करके इस डिजीज का नाम था, ऑलरेडी एग्जैक्ट इंग्लिश नेम फॉर दिस डिजीज। Trust me, this disease is due to poor milking habits, and this was told to me by a veterinary doctor, ठीक है। तो गाय नाम की एक स्कीम चलती है यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली में, ठीक है, डीएनएच एंड डीडी में, ठीक है, डीएनएच एंड डीडी में गाय नाम की स्कीम चलती है। इसके तहत जो हमारे विलेजर्स हैं, इनको हम लोग गाय देते हैं, और दे डू, मतलब जो ट्राइबल्स हैं, विलेजर्स हैं, इनको हम लोग गाय देते हैं, एंड दे मिल्क देम, कन्वर्ट दैट इनटू देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि दे आर सुपर कॉन्फिडेंट, विलेजर्स आर सुपर कॉन्फिडेंट कि यस वी नो हाउ टू मिल्क, बट व्हेन यू मतलब टॉक विद डॉक्टर, दे टेल दैट इस गाय स्कीम में हम गीर गाय देते हैं। कौन सी गाय देते हैं? गीर गाय। इसका औसतन जो दूध होता है 4 से 6 लीटर तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग पर टाइम, मतलब एक बार में 4 से 6 लीटर निकाला जा सकता है, ठीक है। बट ये जो लोग, मतलब जो ट्राइबल्स कई बार लेके जाते हैं, ड्यू टू दिस अननोन माल प्रैक्टिस, गलत तरीके से प्रैक्टिस करने के कारण मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर 2 से 3 लीटर दूध का प्रोडक्शन रह जाता है, क्योंकि उनको सही साइंटिफिक प्रैक्टिस पता ही नहीं है ना। What do they need? Do they need only cows, free of cost cows? No, they need training. They should be trained, and those who are trained should be given the cows, right? ताकि वो एक सस्टेनेबल वे में इसको ग्रो कर पाए, ठीक है। सेम तरीके से एक चिकन का देने की भी स्कीम थी, तो छोटे छोटे चूजे दिए जाते थे, ठीक है, 25 चूजे दिए जाते थे, प्लस 5, जिसमें 25 फीमेल होते थे, प्लस 5 मेल होते थे। It was found that the prime purpose was कि self sustained industry बन जाए, इनके पास self sustained industry बन जाए। But was it taking off? मतलब क्या ये रियली में अपने आप को लेके जा पा रही थी? Obviously नहीं लेके जा पा रही थी। क्यों नहीं लेके जा पा रही है? क्योंकि क्या होता है कि 2 महीने का चारा इसके साथ मिलता है, इनके साथ है सब्सिडाइज रेट पे। 2 महीने तक तो ये मुर्गियां अच्छे से पालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे खुद भी खाना चालू कर दिए उसमें से, है ना। तो रादर देन उसका अंडा निकाल के बेचने के, उसको और ज्यादा बढ़ाने के, बहुत कम ही लोग हैं जो कि प्रॉपर इसका बिजनेस डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए। एट द एंड एडमिनिस्ट्रेशन नंबर से चलता है ना। तो स्ट्रक्चरल चेंज लेकर के आने की बजाय, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बजाय आप क्या कर रहे हो? नंबर्स पे खेल रहे हो। क्या हो रहा है? कॉन्सिक्वेंस तो मिल रहा है आपको, है ना, यू आर गेटिंग गुड नंबर्स, बट इज इट रियली चेंजिंग थिंग्स? क्या ये रियली प्रोसेस ओरिएंटेड है? यहाँ पे हमने देखा कि भाई इतनी 1000 गाय बांट दी गई, 1000 people have been enabled, empowered, है ना, they have been given employment, इनका खुद का डेली सेटअप लगवा दिया गया 1000 लोगों का। But has it really happened? क्या ऐसा सच में हुआ है? No, this is whitewashing the data. तो ये एक अच्छे मैनेजर का काम होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये एक अच्छे मैनेजर का काम होता है, नॉट ए गुड लीडर। ध्यान रखिएगा, एक अच्छे मैनेजर का काम हो सकता है, परंतु एक अच्छे लीडर का काम ये नहीं होगा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एक अच्छे मैनेजर का ये काम हो सकता है, बट नॉट ए गुड लीडर। ध्यान रखिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है। The moral worth of an action is determined by consequences of an action. प्लीज इस लाइन को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है कि एंड हर चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। अब तो जैसे इसका 2 फॉर्म्स है। पहला एथिकल इगोइज्म, ये क्या चीज है? मोरल वर्थ ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन टू वनसेल्फ, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे ये जज करना है कि भाई देखो, मैं गाय स्कीम चला रहा हूँ, ठीक है, आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम एन डीएम ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, एंड आई वांट टू रन दिस गाय स्कीम, मैं गाय स्कीम को चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई ये जो है, ये मुझे किस तरह से फायदा पहुंचाएगा।
ऑब्वियस सी बात है मेरे नंबर्स बेटर हो जाएंगे, मैं जल्दी जल्दी दे पाऊंगा, हर साल 2000 गाय बांटूंगा, है ना, हर साल 2000 गाय बांटूंगा। भाई मुझे पता है ये तो खराब ही करेंगे, तो भाई गायों की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हर साल 2000 गाय बांट देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, नंबर मिलता रहेगा मुझे, है ना। दैट मीन्स कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा, है ना। ओडीएफ फ्री हो विलेज या ना हो, है ना, विलेज ओडीएफ फ्री हो या ना हो, लेकिन भाई ऑन पेपर देखना चाहिए कि ओडीएफ प्लस हो चुका है ना। तो ये ध्यान रखिए कि मैं किसी भी तरह से नंबर्स को मैनिपुलेट करके ये इंश्योर करूंगा कि भाई मेरा जो है मेरा बेटरमेंट, ठीक है। हमेशा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का मतलब नंबर्स मैनिपुलेट करना ही नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखना। ये मैं शायद बहुत निगेटिव सेंस से पोर्ट्रे कर रहा हूं, बट एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज को नापने का। ध्यान रखना, एक चीज कही जाती है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्यों जरूरी है ये भी समझ लो। क्यों जरूरी है, क्योंकि जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एक कहावत कही जाती है, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को कैसे अप्लाई किया जा सकता था, you should have seen the data, further data analysis should have been done, and we should have seen कि how many of these guys, मतलब the people beneficiary of this guy scheme actually developed into their own enterprise, है ना, actually developed into a full-fledged dairy, and for how long they sustain, है ना। So if they are not sustaining, which is the ultimate goal, then this scheme should be revamped and changed, restructured, है ना। So please remember this should have been done, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म अपने आप एक बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, समझिएगा इस बात को। ये लूज नहीं छोड़ती है थ्रेड्स को, ठीक है, थ्रेड्स को लूज नहीं छोड़ती है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। बट इसमें पहला जो पार्ट है, ध्यान रखना, एथिकल इगोइज्म, ये सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होता है कि भाई मेरे लिए क्या फायदा, व्हाट इज माय बेनिफिट इन इट, मेरा क्या फायदा है, ठीक है। Hence, all the actions, decisions taken in one's enlightened self-interest are morally permissible. अगर मेरा फायदा हो रहा है तो मैं उस डिसीजन को ले सकता हूं, as simple as that. इस थ्योरी का बस इतना कहना है, अगर मेरा फायदा हो रहा है तो मैं कोई भी चीज ले सकता हूं। An egoist might not be greedy or selfish in an obvious sense. For instance, they might be polite and friendly. ध्यान रखिएगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है egoist हमेशा selfish हो, greedy हो, बस हाँ वो सबसे पहले अपने आप को रखेगा, सबसे पहले अपने आप को रखेगा, जैसे कि वो अपना घाटा नहीं सहेगा किसी और के फायदे के लिए। अपने आप को न्यूट्रल रखना है, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है, आपका फायदा हो रहा है लेकिन मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है। इवन हैप्पी टू हेल्प अदर्स, ध्यान रखना, इगोइस्ट कभी भी अपने आप को दूसरों को, ऐसा नहीं कि दूसरों में मदद नहीं करेगा हेल्प करने के लिए, he will definitely do that, he will be polite, he will be friendly, ठीक है। however their motive will always be their own gain to get help from others, ठीक है। तो जो कहते हैं ना हिडन, गिफ्ट इकोनॉमी में भी हिडन मीनिंग होता है, गिफ्ट इकोनॉमी में भी एक हिडन मीनिंग होता है, देयर इज नथिंग फ्री, ठीक, गिफ्ट इकोनॉमी में भी एक हिडन मीनिंग होता है, ये अक्सर कहा जाता है दोस्तों। क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, सपोज अगर आप छोटे को गिफ्ट दे रहे हो, आप उससे गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करते हो, आप गिफ्ट नहीं मांगते हो, आप क्या मांगते हो, रिस्पेक्ट, है ना। तो देयर इज नथिंग, नो फ्री लंच, ये चीज ये बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ध्यान रखना, देयर इज नो फ्री लंच, ये बिल्कुल आइडेंटिफाई करता है। तो देयर आर हिडन एस्पेक्ट्स। अब देखिए इंडिया ने जब यूएई ने कोशिश की, जब केरला फ्लड के बाद कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम केरलाइट्स के कारण हमारा बहुत कुछ बना है, वी वांट टू हेल्प, इंडिया ने साफ मना कर दिया, नो वी वोंट टेक योर हेल्प, वी वोंट टेक योर हेल्प, है ना। जबकि हम कितने जगह पे हेल्प करते हैं, कितनी सारी जगहों पे हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखिए, इंडिया ने यूएई को साफ मना कर दिया, हम आपकी हेल्प नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि वी नो दैट आज की डेट में अगर हम लेंगे तो हम कहीं ना कहीं झुकेंगे, और कल को ये चीज हम पे बैकफायर कर सकती है, हम पे भारी पड़ सकती है। इज इट क्लियर, है ना। इसीलिए इंडिया किसी भी देश से आप देखोगे कभी भी हेल्प जल्दी नहीं लेता है, कभी भी जल्दी हेल्प नहीं लेता है ना। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। गिफ्ट इकोनॉमी भी कोई फ्री इकोनॉमी नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, इश्यूज विद एथिकल इगोइज्म, ठीक है। ये क्या है, लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस टू जनरलाइज दैट ऑल द मोरल एजेंट्स आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। दोस्तों देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हो तो दे विल बी नोइंग, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हो। एक साथ एक वक्त था जब होमोसेपियंस, निएंडरथल
डेनिसोवन, डेनिसोवन, सोवन, इस पे सवाल भी आया था, ध्यान रखना, द हिंदू में भी कुछ पहले न्यूज छपी थी, ठीक है। डेनिसोवन, दिस इज डेनिसोवन, आई एम रियली सॉरी, दिस इज डेनिसोवन, प्लीज ध्यान रखें, डेनिसोवन। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, डेनी डेनी है, डेनी है, मोस्टली डेनी है, ठीक है। इस तरह से कई सारी ह्यूमन स्पीशीज डेवलप हो रही थी, कई सारे होमो मतलब ह्यूमंस डेवलप हो रहे थे, ह्यूमन स्पीशीज डेवलप हो रही थी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो व्हाट चेंज्ड दैट होमो सेपियंस सर्वाइव्ड एंड अदर्स कुड नॉट? व्हाई अदर्स कुड नॉट? व्हाई? तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और चीज बता दूं, ऐसी बात नहीं क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई दोस्तों, हमारे अंदर कुछ जीन्स निएंडरथल से ही आए हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। तो मैं आई एम कोटिंग PVS इयन, अगर आप देखोगे तो PVS इयन, तो ध्यान रखिए हमारा क्रॉस ब्रीडिंग भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं हुआ है, ठीक है। तो PVS इयन का अगर आप देखोगे लेक्चर, तो वहां पे बहुत प्यारे लेक्चर उसमें बताया कि निएंडरथल से भी हमारे अंदर WBC का जीन आया है। तो ध्यान रखिए व्हाई होमो सेपियंस सर्वाइव एंड थ्राइव, बिकॉज हम केवल सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखते थे, हम बिना सेल्फ इंटरेस्ट के भी एक दूसरे की हेल्प करते थे, ठीक है। और ये चीज आप चाहो तो ऐसे में भी यूज कर सकते हो, कई जगह पे आप इसको फैक्ट को यूज कर सकते हो। ध्यान रखना, आवर सेल्फलेस हेल्प टू ईच अदर मेड अस सुपीरियर एंड इट हेल्प्ड अस टू थ्राइव, है ना, इट हेल्प्ड अस टू थ्राइव, ठीक है। ध्यान रखिए सारे मोरल एजेंट्स जो होते हैं ये हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। सिनिकल व्यू ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि काफी सिनिकल है ह्यूमन मोटिवेशन का। सिनिकल मतलब कि काफी निगेटिव सेंस में देखता है, ठीक है। लोग दोस्त ऐसे भी हेल्प कर देते हैं, आप किसी से स्माइल करके बात करो, देखो खुशी खुशी वो भी आपसे बात करेगा, आपकी मदद करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ध्यान रखिए ह्यूमन मोटिवेशन और बिहेवियर का बहुत सिनिकल व्यू है कि यार सब कोई तो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, ये होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों, ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। Selfless acts of many such as soldiers sacrificing their lives for the country. मदर टेरेसा देख लीजिए आप, महात्मा गांधी जी देख लीजिए, विवेकानंद जी देख लीजिए, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग हैं, भगत सिंह जी का देख लीजिए, तो कितने सारे लोग सेल्फलेस एक्ट किया है उन्होंने। भगत सिंह जी का क्या था, क्यों वो फांसी चढ़ना चाहते थे, क्या मिल जाता उनको देश आजाद करवा करके। सुभाष चंद्र बोस जी को सेल्फलेस एक्ट करने के क्या मिल जाता, सोचिए, अच्छी भली नौकरी थी उनकी, गवर्नमेंट नौकरी थी, सोचिए वो छोड़ करके आ गए पर्सन इंग्लैंड से, और यहाँ आकर के पूरा मतलब कांग्रेस में बैठ करके एक एक चीज किए। जब कांग्रेस में उनकी नहीं पटी तो फिर छोड़ करके फिर बर्मा निकल गए, जर्मनी गए, जापान गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। तो दिस सेल्फलेस एक्ट करके उनको क्या मिल रहा था, ही वाज हार्मिंग हिज ओन बॉडी, मेंटल पीस, छुप छुप के भागना पड़ता था। तो क्या है ये सब चीजें, सोचो कि बताइए कैसे आप कह सकते हो कि दे वर एक्टिंग ओनली इन सेल्फ इंटरेस्ट। नो माय डियर फ्रेंड्स, दे वर नॉट एक्टिंग इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। they were selfless, they were literally selfless, ठीक है। पेरेंट्स मेकिंग सैक्रिफाइसेस फॉर देयर चिल्ड्रन, हर माँ बाप अपने बच्चों की बेहतरी के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, आपको देखिए, है ना। यहाँ भी सेल्फलेसनेस है। आप देखो अभी रिसेंट कोविड पैंडेमिक में एक लड़की ओडिशा से बिहार केवल साइकिल पे अपने फादर को लेकर के आई, है ना, अपने फादर को लेकर के आई। व्हाट ट्रिगर्ड हर कि भाई इतनी दूरी तक इतने भारी एक व्यक्ति को बैठा कर चलाना, अपने वजन से भारी एक व्यक्ति को बैठा कर साइकिल चलाना, किस कारण से, कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज शी लव्ड हिम, बिकॉज शी लव्ड हिम, शी लव्ड हर फादर, है ना, पिताजी से उसको बहुत प्यार था। तो देखो दोस्तों ये सब सेल्फलेस स्टोरीज है, सेल्फलेसनेस की स्टोरीज है। तो ये चीज एथिकल इगोइज्म में फॉल नहीं करती है, ध्यान रखना है किस थ्योरी को कहां कैसे यूज करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड थ्योरी, यूटिलिटेरियनिज्म। तो ध्यान रखिए कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज इगोइज्म, सेकंड वन इज यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। ध्यान रखना ये भी जो वर्ड है ना, ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच है ना, टेलियोलॉजिकल थ्योरी, ये वर्ड भी आपको याद रखना है, टेलियोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। अब टेलियोलॉजिकल थ्योरी में दो पार्ट हो गए, इगोइज्म और दूसरा हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म। कौन सा? यूटिलिटेरियनिज्म, ध्यान रखना। अब यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजेज। जैसे कि सपोज करो मेरे पास ये पेन है, इस पेन की मेरे पास यूटिलिटी क्या है, आई राइट इट डेली, ठीक है, मुझे डेली इसकी जरूरत पड़ती है कि मैं डेली इसको लिखता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। बट जस्ट एज सपोज करो, जस्ट एज अगर मैं सपोज करना चाहूँ, सपोज करो ये सीजर्स है, सीजर्स की मेरे पास क्या यूटिलिटी है, मेरे पास सीजर्स की क्या यूटिलिटी है, इसकी यूटिलिटी रिलेटिव टू पेन काफी कम है मेरे पास, क्योंकि आई डू नॉट कट डेली, मैं डेली बेसिस पे कट नहीं करता हूँ,
ठीक है, तो समझ में आ रही बात। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, किसी चीज की कितनी आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि ग्रेटर गुड, है ना। तो ध्यान रखना ये एक मोरल वैल्यू है ना, जिसमें एक एक्शन को इस बात से जज किया जाता है कि ओवरऑल आउटकम कितना रहा और कितने लोगों को इसने अफेक्ट किया। और यूटिलिटेरियनिज्म एक बहुत अच्छा फिलॉसफी है जिससे मोस्ट ऑफ द आईएएस फोकस करते हैं, मोस्ट ऑफ द आईएएस आईपीएस फोकस करते हैं। क्यों करते हैं, समझिएगा इस बात को। मोस्ट ऑफ द आईएएस आईपीएस फोकस क्यों करते हैं, देखो दोस्तों, आपको भी पता है हार्श रियलिटीज क्या होती हैं आईएएस आईपीएस की, है ना। दे हैव टू फेस द प्रेशर फ्रॉम द, अब भले कोई बोले चाहे ना बोले, प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस का खूब प्रेशर रहता है, दबा कर प्रेशर रहता है इनके ऊपर, है ना। दे फील वेरी बैड रिगार्डिंग दैट। कई सारे इलीगल काम भी करने पड़ते हैं इन सब चक्करों में इनको, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपको ही पता है कि प्रमोशन के लिए फिर चंदा इकट्ठा करके पहुंचाना पड़ता है ऊपर, है ना। प्रमोशन के लिए, अच्छी पोस्टिंग के लिए, सही पोस्टिंग के लिए आपको चंदा ऊपर पहुंचाना पड़ता है। जो लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर अशोक खेमका जी की तरह घूमते रहते हैं कई बार, है ना, यहाँ से वहां से यहाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें बहुत कुछ रहती है। बट व्हाट दे टेल कि सर आप देखिए, अगर हम 100 लोगों की भी मदद कर पाए, जेन्युइनली 100 लोगों की भी अपने डिस्ट्रिक्ट में मदद कर पाए, एंड वी कैन मेक देयर लाइफ बेटर, दैट गिव्स अ इमेंस सेटिस्फैक्शन, इमेंस सेटिस्फैक्शन, है ना। तो ध्यान रखिए ओवरऑल आउटकम क्या रहा, ओवरऑल आउटकम क्या रहा, लोगों की हेल्प हुई या नहीं हुई, है। ठीक है, 10 अच्छे काम करेंगे तो 2 बुरे काम करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो 10 अच्छे काम काफी सारे लोगों का बेटर कर रहे हैं लाइफ, राइट। ये कहलाता है आपका यूटिलिटेरियनिज्म। ध्यान रखना ये क्या कहलाता है, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये बेसिकली क्या है, ओवरऑल आउटकम पे बेस्ड होता है, ग्रेटर गुड पे बेस्ड होता है। तो आप ग्रेटर गुड से रिलेटेड जब भी वर्ड सुनेंगे, ग्रेटर गुड से रिलेटेड जब भी वर्ड सुनेंगे, यू हैव टू लिंक इट विद यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। मैक्सिमम हैप्पीनेस, है ना, जितने लोग, जितने जितने ज्यादा लोग हों उतने खुश हों। जैसे सपोज कीजिए कि कोई अभी जैसे दादरा नगर हवेली को मॉडर्नाइज करने का काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट वांट्स इट टू बी स्मार्ट सिटी इन रियल, है ना, काफी अच्छे से इसको डेवलप करने का ऑर्गेनाइज तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन, क्रैक डाउन ऑन, मतलब जो फड़ी होती है ना, फड़ी या ठेले, है ना, स्मॉल जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं उनको मना करना है कि प्लीज डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। फर्दर दे आर डिसमेंटलिंग द बिल्डिंग्स को डिसमेंटल करना है बहुत सारी, जो कि इंक्रोच्ड थी, है ना, इंक्रोचमेंट पे थी, ठीक है। देयर आर मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर पार्किंग, है ना, पार्किंग प्रोविजंस मैंडेटरी कर रहे हैं, है ना, पार्किंग प्रोविजंस जो है ये मैंडेटरी कर रहे हैं किसी भी शॉप के आगे, है ना। तो ये सब चीजें क्या दिखा रही है, ये सब चीजें जरूर दिखा रही है दोस्तों कि कुछ लोग कष्ट होगा, बट ये एट द एंड ग्रेटर गुड लेकर के आया, क्योंकि सिटी बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगी, साफ सुथरी रहेगी, कंजेशन फ्री रहेगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा एक्सीडेंट्स कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट्स कम होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यू आर गेटिंग ब्रॉडर रोड्स नाउ, काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जब ऑर्गेनाइज रहेगा तो ग्रेटर गुड आएगा, समझ में आ रही बात। तो ध्यान रखना मैक्सिमम हैप्पीनेस के लिए कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करते हैं। डैम का प्रिंसिपल यही है कहीं ना कहीं, डैम से एट द एंड देखो कितने सारे लोगों का नुकसान होता है, ठीक, कितने सारे लोगों का नुकसान होता है, बट एट द एंड मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट रीप करते हैं। पूरा पूरा सिटीज चलता है, हमारी कितनी सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखोगे ना, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। एंड जस्टिफाइज द मीन, ठीक है, अंत भला तो सब भला, मैंने पहले भी कहा है एंड जस्टिफाइज द मीन, ये इसका प्रिंसिपल है। बट यहाँ एंड जस्टिफाइज द मीन में इट्स लाइक कि मैक्सिमम कितने लोगों का बेनिफिट हुआ, ऐसा नहीं कि 100 लोगों का नुकसान करवा के 10 लोगों का बेनिफिट करवा दो, नहीं, अगर 100 लोगों का नुकसान हो रहा है तो 1000 लोगों का फायदा भी होना चाहिए, ठीक है। अचीविंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ध्यान रखना सबसे ज्यादा जितना जितना ज्यादा गुड आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वो चीज उतना अच्छा है, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ all the individual stakeholders affected by the action decision is given equal weightage, ध्यान रखना ये चीज इक्वल वेटेज देना जरूरी है यहाँ पे, सभी इंडिविजुअल्स को, सभी स्टेक होल्डर्स को जो किसी भी एक्शन या डिसीजन के द्वारा अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। एसोसिएटेड थिंकर्स इस फिलोसफी से कौन है, ध्यान रखना इगोइज्म में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूटिलिटेरियनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। टेलियोलॉजिकल में यूटिलिटेरियनिज्म इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक फिलोसफी है जो कि आपको याद रखनी है, मैं अभी आपको केस स्टडीज जब एंड में बताऊंगा तो मैं समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। एसोसिएटेड थिंकर्स की बात करूं, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना, जेएस मिल, ध्यान रखिएगा जेएस मिल, ठीक है।
तो बिल्कुल इनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब फिलोसफर्स में पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इश्यूज ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या है, इश्यूज क्या क्या है, हाउ टू डिटरमाइन कॉन्सिक्वेंसेस आउटकम ऑफ वन एक्शन, ठीक है, कि भाई किसी भी एक पर्सन के एक्शन का ये आउटकम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मैं कैसे जज कर दूं, मैं कैसे जज करूं, हाउ कैन आई जज, मैं कैसे जज करूं, ठीक है। क्योंकि देखो अब मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, गाय स्कीम हो रही है, इज इट, अब गाय स्कीम में खूब सारी गाय बांट रहे हैं, 1000 2000 बांट दे रहे हैं तुरंत, है ना, नंबर्स में दिखने लग जा रहा है, नंबर्स में तो दिखने लग जा रहा है, हाँ भाई देखो 1000 लोगों गाय बांटी गई, इसका मतलब 1000 लोग सक्षम हुए, देयर हैव बीन इनेबल्ड फॉर डेयरी सेक्टर, है ना, डेयरी सेक्टर के लिए इनको इनेबल कर दिया गया, ठीक है। बट इज इट रियली गिविंग अस द कॉन्सिक्वेंस आउटकम, गवर्नमेंट के हिसाब से तो भाई गवर्नमेंट ये पूछती है कितनी गाय बांटी आपने, कितने लोगों को रोजगार दिया, 1000 लोगों को सब दे दिया हमने, है ना, बट कितने दिन सरवाइव किए, ये तो भरपूर उनके ऊपर सब्जेक्टिव है कि भाई उनके पास एप्टीट्यूड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये सब चीजें जो है कॉन्सिक्वेंसेस आउटकम्स को मेजर करना है, तो ये कैसे मेजर करेंगे, हाउ विल यू डिटरमाइन दीज, व्हाट इफ द एक्शन डज नॉट प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट गुड, अगला होगा अगर ये कोई एक्शन आप करने तो अच्छा चले हो लेकिन अच्छा नहीं हो पाया, होता है ना ऐसा कि आपका दिल तो बहुत अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं हो पाया, जैसे देखो गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ने सोचा कि आई विल कॉल ऑफ सीडीएम, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम वापस लेंगे, एंड आई विल गो फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, ठीक है, और वहां पे जो भी निगोशिएशंस होंगे निगोशिएशन करके हम वापस आए, गांधी इम्पैक्ट हुआ था आपको ही पता है, एवरीथिंग वाज फॉर ग्रेटर गुड, है ना, ग्रेटर गुड के लिए उन्होंने किया था, बट क्या हुआ, आरटीसी फेल हुई, उसके बाद सीडीएम भी मोमेंटम नहीं पिक कर पाया, आरटीसी फेल हुई और उसके बाद सीडीएम भी मोमेंटम नहीं पिक कर पाया, तो किसको ब्लेम करूं, शुड गांधी जी भी ब्लेम, मतलब गांधी जी को ब्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, तो ध्यान रखना कि ये चीज जो है कि अगर इफेक्ट नहीं है तो फिर किसको मतलब आप ब्लेम करो, क्या आपका इंटेंशन ही मैलाफाइड था, नॉट गुड था, शुड यू नॉट बी गिवन प्रमोशन, एक आईएएस के तौर पे सोच के देखो, है ना, हाउ डू वी मेजर यूटिलिटी और गुड, किस तरह से हम यूटिलिटी और अच्छे को मेजर करें, एंड जस्टिफाइज द मीन्स, इग्नोर्स दैट सम एक्ट्स आर राइट और रॉन्ग इन देमसेल्व्स रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ध्यान रखिएगा अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इसमें एंड जस्टिफाइज द मीन, इस जो थ्योरी है टेलियोलॉजिकल थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म या इगोइज्म, इसमें सीरियस कहा जाता है अंत भला तो सब भला, है ना, कोई मेथड अपनाया कोई भी मीन्स अपनाया डजंट मैटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये इस फैक्ट को इग्नोर कर देता है कि कुछ एक्शन चाहे गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करे चाहे सही रिजल्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है, वो होते गलत ही हैं, ठीक है, वो होते गलत ही हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी का मर्डर करना, ठीक, किसी का मर्डर करना, ठीक है, हो सकता है कि जैसे अब मैं चलिए एक कहानी बताता हूँ, दो ब्यूरोक्रेट थे एक्स एंड वाई, ठीक है, एक दोनों को एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, उसके बेसिस पे उनका प्रमोशन तय होना था, क्या होना था, तय प्रमोशन होना था, ठीक है, ठीक है। अब एक्स को लगा, एक्स वाज वेरी कॉम्पिटेंट नो डाउट, है ना, और वाई भी कॉम्पिटेंट था, अब एक्स को लगा यार मैं बेटर कर सकता हूँ, दुनिया का भला कर सकता हूँ, ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो उसने क्या किया, वाई पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगवा दिया, कुछ घुमा फिरा के तरीके से, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगवा दिया, नो डाउट वाई विल विन, वाई जीत जाएगा, पक्की बात है वाई जीत जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, ऐसा कोई केस था ही नहीं, बट जितने दिनों के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा हुआ है वाई के ऊपर, उतने दिनों तक तो वाई कुछ कर नहीं सकता, है ना, ना उसको प्रमोशन मिलेगा, तो प्रमोशन डेफिनेटली किसके पास जाएगा, definitely it will go to Y. Now let us presume that Y is also very competent and he will do very good work. But at the end, the means he adopted was good. No, sorry, was bad. He misframed, he falsely framed his own colleague. है ना, उसने गलत तरीके से अपना प्रमोशन पाया है। तो ध्यान रखिए कुछ भी हो जाए, यहाँ पे एंड में कुछ भी हो सकता है, वाई के जाने से बहुत अच्छी डील मिलकर के आ गई हो, जो कि हो सकता, सॉरी एक्स के जाने से बहुत अच्छी डील मिल गई हो, जो कि वाई के जाने से नहीं मिलता, है ना, जो कि वाई के उस पोजीशन पे जाने से शायद नहीं मिलता, है ना, बट एट द एंड आपको देखो कि मीन्स तो गलत है, मेथड तो गलत है, तो ध्यान रखिए कुछ मेथड चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, और ये रियल केस भी है, टू बी फ्रैंक ये रियल केस भी है, नाम मुझे भी ध्यान नहीं है, ध्यान रखना, बट या डेफिनेटली, ठीक है, तो ध्यान रखिए एंड हमेशा जस्टिफाई नहीं करता मीन्स को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मीन्स भी सही होने चाहिए, एंड के साथ साथ मीन्स भी सही होने चाहिए। अब देखिए इसी चीज में हम लोग आते हैं
डिओन्टोलॉजी पे, इसमें आता है डिओन्टोलॉजी। अब देखो सेकंड अप्रोच में बात कर रहा हूँ, टेलियोलॉजिकल अप्रोच। टेलियोलॉजिकल अप्रोच में दो अप्रोच थे, ठीक है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच में दो अप्रोच थे। फर्स्ट वन वाज योर इगोइज्म, ठीक है, और सेकंड वन वाज यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूटिलिटेरियन, ठीक है। तो इन दोनों के बाद ये देखो, ये दोनों मिलकर के एंड जस्टिफाइज द मीन्स कहते हैं, बट हम ऐसा नहीं मानते, हम ऐसा हमेशा नहीं मानते, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, हम हमेशा ऐसा नहीं मानते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा अलग थ्योरी देखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा नहीं भाई क्यों नहीं है ऐसा, जब हम कह रहे हैं तो क्यों सही नहीं है कह रहे हैं, ठीक है, क्या गलती हो रही है, ऐसा क्या गड़बड़ी हो रहा है। तो देखो इसमें एक चीज मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए। तो डिओन्टोलॉजी की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए यहाँ पे है कि मीन एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है, इनके हिसाब से एंड्स जो है वो मीन्स जस्टिफाई नहीं करते। यू शुड बी ड्यूटी और रूल बाउंड, ध्यान रखिएगा ये रूल और ड्यूटी बाउंड एथिक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके स्टेप्स, आपके इंटेंशन पे सवाल खड़ा किया जाता है, ठीक है, नेचर ऑफ एक्शन पे सवाल खड़ा किया जाता है, रादर देन व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस आउट ऑफ, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ड्यूटी बाउंड थे, आप रूल बेस्ड थे या नहीं थे, ठीक है। हैव यू फॉलोड द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, आपने ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो किया है या नहीं किया है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे यूपी में, ठीक है, यूपी में भी खूब सारे रायोट्स हुए, खूब सारे रायोट्स हुए, ठीक है। आई पर्सनली अप्रिशिएट कि कहीं ना कहीं सीएम योगी जी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया कि जो कल्प्रिट्स थे उनके घर गिरा दिए, कल्प्रिट्स के घर तोड़े जाए। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा बड़ा कलेक्टिव घर तोड़ रहे हैं, जो हमारा कलेक्टिव घर तोड़ रहे हैं, ठीक है, दिस प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट रिलीजन स्पेसिफिक, मैं किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी रिलीजन को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो राइट्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, अगर वो राइट्स में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली दे आर ब्रेकिंग डाउन द पब्लिक प्रॉपर्टी। और वैसे में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सही किया कि जो कल्प्रिट्स थे उनके घर तोड़ दिए, जिनमें उनके घर तोड़ दिए, क्योंकि आपके पास नॉन वायलेंट मीन्स भी हैं, डेफिनेटली हैं आपके पास, है ना। तो ध्यान रखिए यूपी में जो राइट्स हुए इसमें कल्प्रिट से घर तोड़ा गया, आई एम सो हैप्पी। बट देखिए एक चीज समझिएगा, क्या इन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया। कल को मान लो, है ना, कल को मान लो योगी सरकार नहीं रहती है, जो अभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो नहीं रहती है, आप ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप हमेशा इनकम्बेंट गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, इस तरीके से लिखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का आपको नाम नहीं लिखना है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया गया, इससे प्रॉब्लम क्या है कि सपोज कीजिए कल को सेकेंड पार्टी आती है, कोई थर्ड पार्टी आती है ना, जब उनके पर्संस कुछ राइट करेंगे, दे विल कीप मम, एंड व्हेनेवर दे विल फाइंड अपॉर्चुनिटी टू टारगेट अपोजिशन, what they will do, they will simply go and break their houses in the name of riots or something, ठीक है, whatever they want to do। तो ध्यान रखिए जब आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाते हो तो फिर आप एक एग्जांपल सेट करते हो कि आपने गड़बड़ किया। देखिए हैदराबाद रेप केस जब हुआ था, आपको ध्यान हो, जिसमें एक लड़की को जला भी दिया था, आई वाज सो हैप्पी कि जो आईपीएस ऑफिसर थे जो उसको हैंडल कर रहे थे, एसपी, उन्होंने ऑन स्पॉट शूट डाउन कर दिया था, मतलब एक तरह से पुलिस ने उनको शूट डाउन कर दिया था जो भी कल्प्रिट्स थे। बट फिर भी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, मैंने एथिक्स के बारे में हमेशा कहा है लॉन्ग टर्म का अप्रोच लीजिए। He didn't follow due process of law. Obviously, that would have taken 10-15 years to give the justice to that girl, है ना, and to India as well, है ना, जो इंडिया की सारी महिलाएं उनको जस्टिस दिलाने में भी 10-15 साल, 20-25 साल भी लग सकता था। बट समस्या क्या है, कल को इस तरह से पुलिस आ जाएगा, पुलिस साहब बोलेगा इसने इसका रेप किया था, फॉल्स एक्यूजेशन भी होते हैं दोस्तों, कोई गलत नहीं बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ, कई सारे फॉल्स एक्यूजेशंस भी होते हैं। आप एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, वहां 25 to 30% ही कन्विक्शन रेट है, 25% to 30% कन्विक्शन रेट है ना। तो समझ में आ रही बात, 25 to 30% मात्र कन्विक्शन रेट, इसका मतलब क्या है कि हमारी पुलिस ही नाकारी है। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि पुलिस स्टेट आप बना दोगे उसको अपनी नाकामी छुपाने के लिए, है ना, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपना पुलिस स्टेट थोड़ा बना देंगे। और कल को मान लो कोई फोर्जरी करता है, फ्रॉड में, मतलब जबरदस्ती किसी को फंसाना है, किसी को मारना है, तो दे विल सिंपली से लड़की उसे खड़ा करके कि शी हैज बीन रेप्ड बाय हिम एंड दैट इज व्हाई हियर इज द बुलेट फॉर हिम। ऐसा नहीं चल सकता ना दोस्तों, ऐसा नहीं चल सकता। आप समझ गए इस बात को, ये बहुत दिक्कत कर देगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना बहुत जरूरी है। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, रूल बेस्ड एथिक्स, इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। ध्यान रखना ये जो एंड है, ये कहीं ना कहीं इगोइज्म या यूटिलिटेरियनिज्म में बेटर माना जा सकता है कि भैया
इमीडिएटली शूट कर दिया, इमीडिएटली इंस्टेंट जस्टिस हो गया। इंस्टेंट जस्टिस तो होना था, कल होना था, चाहे आज होना था, अभी जस्टिस मिल गया, कम से कम इससे लोगों में खौफ पैदा होगा, थोड़ा तो डरेंगे। बट क्या ये रियली वर्क किया? आप खुद बताओ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि 5:30 बजे एक लड़की का रेप हुआ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप हैदराबाद की सारी बातें बता रहा हूँ, सोचिए इसके कई साल बाद है, आज तक वही है रेप का हाल। तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। राइट्स क्या बंद हो गए कल्प्रिट के घर तोड़ने से? नहीं टूटे, नहीं बंद। रादर अब आप उल्टा कंट्रोवर्सी में आ गए, है ना? तो ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है? The theory says that the decisions are to be taken on the basis of disinterested will of the person, following rationality and duty. रैशनैलिटी एंड ड्यूटी दोनों को आपको फॉलो करना है, लॉन्ग टर्म व्यू लेना है। ध्यान रखिए डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है? टेलियोलॉजिकल अप्रोच इन दोनों को जस्टिफाई करता है। जो मैंने बताया हैदराबाद में एसपी साहब ने ऑन स्पॉट शूट डाउन कर दिया, कहीं ना कहीं मुझे भी एक बार को लगा कि नहीं यार बहुत अच्छा काम किया है, ही हैज डन मार्वेलस टास्क, ट्रस्ट मी, है ना? बिकॉज़ दोस हु हैव सो मच गट्स टू बर्न ए गर्ल आफ्टर रेपिंग हर शुड बी मेटेड विद सच फेट, सेम फेट, है ना? आई फील कि उनको शायद जिंदा भी एक बार के लिए आप जला सकते थे, मैं तो जेन्युइनली बोलूंगा। लेकिन एक चीज आप सोचिए, द मोमेंट यू जंप ऑन टू डियोंटोलॉजी, द मोमेंट यू जंप ऑन टू डियोंटोलॉजी, आप खुद सोचोगे कि नहीं दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है, इसका मीन्स करेक्ट नहीं है, ठीक है? इसका मेथड सही नहीं है। आप प्लीज इस बात को समझिएगा, यू आर ओपनिंग द पैंडोराज बॉक्स इफ यू आर नॉट फॉलोइंग डियोंटोलॉजिकल। शायद राम जी ने भी इसी चीज को सोच करके सीता मैया जी को एक बार छोड़ दिया था, एक बार फिर जंगल भिजवा दिया था कि भाई देखो राज्य में अराजकता फैल जाए, राजधर्म जिसको निभाना कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे रूल्स इंपॉर्टेंट है, मोर दे आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सन, ठीक है? समझ में आई बात? क्लियर है, ठीक है? ध्यान रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। एसोसिएटेड थिंकर्स कौन है? इमैनुअल कांट एंड जॉन रॉल्स। ध्यान रखिएगा, इसके जो एसोसिएटेड पर्संस हैं, दे आर इमैनुअल कांट एंड जॉन रॉल्स। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो फिलॉसफी आती है, दैट इज कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ध्यान रखना, कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, प्लीज ध्यान दीजिए। इट इज एब्सोल्यूट, अनएम्बिगुअस एंड अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू फॉलो वंस ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। चाहे परिणाम जो भी हो, जो हमें ड्यूटी दी गई है, जो हमें काम दिया गया है, हम उसके प्रति पूर्णतया समर्पित रहेंगे, ठीक है? Absolute, unambiguous and unconditional obligation, ठीक है? It states that if we concern ourselves with the outcomes, है ना, we are often misled and tempted to act in for our own benefit. Same चीज गीता में कही गई है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। फल की चिंता मत करो, फल देना मेरा काम है, तुम अपना कर्म करो, है ना? ड्यूटी बाउंड एथिक्स, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, ध्यान रखिएगा। तो महाभारत, रामायण, कहीं ना कहीं इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं और कैंट साहब से बहुत पहले लिख चुके थे, ठीक है? तो ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है? और इसमें देखिए दो प्रिंसिपल हैं कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में, दो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव प्रिंसिपल्स हैं। एक्ट ऑन मैक्सिम दैट यू कैन विल टू अ यूनिवर्स टू बी ए यूनिवर्सल लॉ, ठीक है? That is what are you willing to make a rule for everyone in similar situation, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से इस मैक्सिम पे काम करता है कि भाई देखो, एक यूनिवर्सल लॉ की तरफ एक विल बनाना है। विल मतलब कि मतलब आपका इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप एक यूनिवर्सल लॉ बना सको, ठीक है? जो कि सभी के लिए अप्लाई हो, सेम सिचुएशन में सभी के लिए अप्लाई हो। और उसके बाद है द रिस्पेक्ट प्रिंसिपल और एंड इन इटसेल्फ प्रिंसिपल, दैट इज ट्रीट ह्यूमैनिटी whether in yourself or others always as an end, never as a means only। ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमैनिटी है, जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसको अपने आप में एक एंड मानो, ठीक है, rather than मींस मानो, ठीक है? ठीक है, तो रेस्पेक्ट करना जरूरी है आप, ठीक है? ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है। राइट, देन टारगेट ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मींस सही होने चाहिए, ठीक है? यूनिवर्सल लॉ बनाने जरूरी है। अब इसमें इश्यूज क्या है दोस्तों, ध्यान रखिए, इट टोटली नेग्लेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको टोटली नेग्लेक्ट करता है। जैसे आप देखिए, कुछ इंटरव्यूअर्स के बारे में मैंने पढ़ा था, जैसे इट इज नेवर एडवाइज टू से मिस्टर अशोक खेमकर एज आवर आइडिया। मैं ऐसा नहीं कहता कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है? आई एम रियली अ ह्यूज फैन ऑफ दिस पर्सन, बट ऐसा कुछ ब्यूरोक्रेट्स मानते हैं कि ही इज नॉट रिसोर्स एफिशिएंट, ही इज नॉट फिट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। क्यों?
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ही इज नॉट रिसोर्सफुल, उनको सिस्टम को सुधारना नहीं, मतलब सुधारना है, बट ही इज मोर टुवर्ड्स एनार्की वे, एनार्की की तरफ ज्यादा है, रादर देन सिस्टम में इंडल्ज होकर के धीरे धीरे उसको सुधार कर। ठीक है, ठीक है ना, समझे ये बात? तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसको टोटली इग्नोर कर देता है, टोटली इग्नोर कर देता है, इतना रिजिड हो जाता है कि भाई रूल मतलब रूल, साफ सी बात है। ठीक है, मोरल एब्सोल्यूटिज्म, जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। नो डाउट कांट के जो प्रिंसिपल्स है उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को भी हमने दिया हुआ है, ह्यूमैनिटी को भी हमने दिया हुआ है, बट एक चीज ये बताइए कि सपोज कीजिए आपके घर में किसी की खूब तबीयत खराब है, बट यू आर लुकिंग फिट, ठीक है, आपको फिट दिख रहे हो, एकदम मस्त चंगे दिख रहे हो, फिट दिख रहे हो, बट एट योर होम योर मदर इज वेरी सिक, at your home your mother is very sick and she is seeking you to come your to home as soon as possible, ठीक है, काफी जल्दी जल्दी। और वहीं पे एक बूढ़ा बेचारा आदमी है जो कि बिल्कुल बूढ़ा है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ है ना? अब ये चीज बताइए, ठीक है, ऐसा है कि आप जल्दी घर नहीं पहुंचे तो आपकी मम्मी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, अब ये बताइए कि व्हील चेयर में बैठा हुआ आदमी है, शुड ही बी गिवन प्रेफरेंस व्हाइल गिविंग मेडिसिन इन द लाइन, है ना, लाइन में सब कोई खड़ा है, तो ये क्या ये व्हील चेयर वाले बंदे को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए मेडिसिन देने के लिए, या आपको देना चाहिए? आप बिल्कुल फिट हो, लाइन में 2 घंटे भी खड़े रह सकते हो, लेकिन आप जिनके लिए दवाई ले रहे हो, घर पे आपकी मम्मी की तबीयत इतनी खराब है कि शी में आल्सो डाई ऑफ पेन, आपको घर जल्दी जल्दी जाना है, अब आप बताइए कि विच पाथ विल यू चूज? तो रूल बेस्ड एथिक्स के हिसाब से जाएंगे तो आपको पहले मिल जाएगा एज कम्पेयर टू व्हील चेयर वाले पर्सन के हिसाब से, है ना, तो आप जल्दी जल्दी जा करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब कोई आपके आर्ग्यूमेंट को तो चेक नहीं कर सकता ना कि भाई हाँ मेरी मम्मी की तबीयत सही में खराब है तो मैं फोटो दिखाता हूँ, ये करता हूँ, पॉसिबल तो है नहीं ये चीजें, है ना? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस नेग्लेक्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिए कॉन्सिक्वेंसेस नेग्लेक्ट होते हैं, आप क्या एंड रिजल्ट होगा ये इसको जज नहीं कर सकते, है ना? एक व्हील चेयर आदमी को पहले दोगे कि फिट आदमी को पहले दोगे, ठीक है, एंड रिजल्ट दोनों में घातक हो सकता है ना? आपके लिए भी घातक हो सकता है और इधर पे भी घातक हो सकता है कि भाई इसको पहले नहीं दिया, भीड़ में खड़ा है बेचारा 2 घंटे से, डज नॉट सीम ह्यूमन, और आपका जो राइट है इक्वालिटी का भाई कि सभी को एक लाइन से आ रहा है तो सभी को एक लाइन से दो ताकि आपका पहला प्रेफरेंस तो आपको मिले, है ना? आपकी भी तो कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो दोनों ही तरफ से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम केवल और केवल रूल बेस्ड पे चले। ठीक है, ध्यान रखना, अनफीसिबल और अनडिजायरेबल इन मेनी सिचुएशन, मोरल एब्सोल्यूटिज्म, ध्यान रखना, या मोरल एब्सोल्यूटिज्म होता है या रिलेटिविज्म की बात ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम तो साफ साफ बोलते हैं भैया देखो ये रूल लिखा है, इसके हिसाब से ये चीज होनी चाहिए, आई एम डूइंग दिस, सिंपल, ठीक है, इसमें रिलेटिविटी की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दोस्त, ठीक है, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मोरल डायलेमा, काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप देखो यहाँ पे ही देख लो, अब रूल है कि भैया लाइन से मिलेगा तो लाइन से ही दूंगा, ये व्हील चेयर वाला आदमी के ऊपर कुछ चढ़ जाए, कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, है ना? ठीक है, या फिर आप पीछे लगे हुए इस व्हील चेयर वाले पर्सन के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि कोई मर जाए चीज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल फॉलो द रूल्स। ठीक है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइमा फेसी प्रिंसिपल, ना प्राइमा फेसी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं, उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्चुअस सिचुएशन होगी, ऑब्वियस सी बात है ये फेल होने लगता है, उसको अकाउंट ही नहीं करता है। ठीक है, can't neglected extra rational factors like cultural contexts, traditions and customs and emotions। तो ध्यान रखिएगा कांट ने ये सारी चीजों को मना कर दिया, एक तरह से ध्यान ही नहीं दिया कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, उनका जो नैरो थॉट था, नैरो थॉट नहीं कहूंगा, मतलब थॉट बहुत वाइडेंट था, नो डाउट, तभी हम आज उनको पढ़ रहे हैं, इतने वाइडली पढ़ते हैं। ठीक है, इमैनुअल कैंट ही इज वेरी बिग पर्सन, बट ध्यान रखिए कि क्या कहते हैं, इन्होंने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को मिस कर दिया, ट्रेडिशन कस्टम्स के हिसाब से कुछ चीजें सही और गलत मानी जाती हैं, इसको इन्होंने मिस कर दिया। ठीक है, हर चीज रूल और ड्यूटी बेस्ड नहीं होती है, कुछ चीजें आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से भी आती हैं। As it converts dynamic human being into static machine taking decisions just on the basis of reason, केवल रीजन के बेसिस पे आप मतलब स्टैटिक मशीन बना दिया इन्होंने, डिस्क्रिशन वाला काम खत्म कर दिया, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए डियोंटोलॉजिकल अप्रोच या फिर यूटिलिटेरियनिज्म जिसको हम बोलते हैं, इसमें दूसरे बहुत मेजर जो साइंटिस्ट हुए दैट वाज रॉलेशियन थ्योरी, रॉल्स, है ना, रॉल्स थे, तो रॉलेशियन थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस पे इन्होंने दिया वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन, ध्यान रखिए वेल ऑफ इग्नोरेंस और ऑब्लिक ओरिजिनल पोजीशन, ये क्या चीज है? रॉल सजेस्टेड वी मस्ट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर अ ग्रुप ऑफ पर्संस आर गैदर्ड टुगेदर to formulate fundamental principles for their
लिविंग टुगेदर। कुछ भी कर रहे हो तो ये एक चीज श्योर करो कि भाई पूरी सोसाइटी एक साथ आकर के एक जगह बैठी हुई है और वो अपने लिए क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंश्योर करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई कोई भी पर्सन एट डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, कोई भी जेंडर माइनॉरिटी में हो सकती है, कोई भी एज, रेस, सेक्स, डिसेबिलिटी, कोई भी माइनॉरिटी में हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान में शिया माइनॉरिटी है। ठीक है, ठीक है, बट नो डाउट कहीं ना कहीं शिया मेजोरिटी में भी होंगे। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट मिले जब बैठे तो शिया और सुन्नी जब मिल करके बैठे तो शुड दे प्रिफर द रूल विच फेवर सुन्नी, क्योंकि शिया तो माइनॉरिटी में है ना। ग्रेटर गुड की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर गुड, है ना, यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं। तो सुन्नी लॉज को अगर हम फॉलो करेंगे तो भाई बिल्कुल सही बात है, हम लोग मतलब काफी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रॉलिशियन ने ये चीज कहा था कि देखो ग्रेटर गुड तो ठीक है बट इसको मेजोरिटेरियन नहीं बना देना, इसको मेजोरिटेरियन नहीं बना देना। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब आप ग्रुप में बैठ रहे हो तो आप अपने आप को एज ए माइनॉरिटी सोचो। अ सुन्नी पर्सन शुड थिंक हिमसेल्फ एज अ शिया पर्सन, है ना, या फिर अपने आप को ऐसा फील करना चाहिए कि वो शिया लोकेलिटी में एज ए माइनॉरिटी रह रहा है। क्या वो अपने साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त करेगा? क्या वो खुश होगा ऐसा बिहेवियर देख करके? इफ यस देन यू शुड गो विद दैट, अगर नहीं तो फिर ऑब्वियस सी बात है उस लॉ को नहीं लाना है। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिएगा, ये रॉलेशन जो थ्योरी है जस्टिस एंड फेयरनेस, ये मेजोरिटेरियन व्यू को नकार करके बोलती है कि अपने आप को एक बार माइनॉरिटी मान करके देखो, उनकी जगह में उनके शूज में जाकर के एम्पैथाइज करके जो भी रूल बनाना है वो रूल बनाओ और उसके हिसाब से आप आगे काम करो। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। So they all must anticipate the possibility that they will be the least at disadvantage in the society and frame rules accordingly. ठीक है, सेम चीज विमेन मेल फीमेल के साथ जाती है, किसी भी एज, रेस, सेक्स के साथ जाता है ना। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो रॉलिशियन साहब थे, हमारे रॉलिशियन साहब थे, इन्होंने क्या बोला इसको, इन्होंने बोला कि भैया देखो ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है ये तीन पार्ट में जाएगी। ठीक है, कौन से तीन पार्ट में जाएगी? ठीक है, तो देखो, रॉल्स कंसिडर्ड दीज प्रिंसिपल्स टू बी पॉलिटिकल जस्टिस, हमारा प्रीएम्बल आपको ध्यान आ रहा होगा मे बी, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। डू यू रिमेंबर आवर प्रीएम्बल? और प्रीएम्बल याद आ रहा है कुछ? डेफिनेटली आई होप आपको याद आ रहा हो। प्रीएम्बल नहीं याद आ रहा है तो प्लीज गो एंड रीड, एक बार जरूर पढ़िए प्रीएम्बल। ठीक है, ठीक है, तो रॉल्स ने तीन प्रिंसिपल क्या क्या बोले? All citizens should have the right to get elected and enjoy equal civil liberties. ठीक है, economic justice, minimization of economic inequalities, social justice, equality of opportunity for all irrespective of the social status at the time of birth. ठीक है, तो देखो यही चीजें कहीं ना कहीं हमारे प्रीएम्बल में डाली गई और ये कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आधारशिला भी है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ये तीन तरह के जस्टिस की बात हमारा प्रीएम्बल भी करता है। प्लीज ये ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम रॉलिशियन थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक है, दिस थ्योरी डील्स विद लार्जर पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी दैट स्टेट शुड फॉलो, इज नॉट इंटरेस्टेड इन पर्सनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टेट को कभी भी पर्सनल डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्टेड होने के बजाय हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ग्रेटर गुड में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि वेलफेयर स्टेट, अब देखो साथ ही साथ मैंडेट्स ऑफ डीएसडीपी, है ना, डीपीएसपी। क्यों? क्योंकि देखो जैसे यूसीसी है, यूसीसी के लिए उस समय हमारा देश रेडी नहीं था एज पर नेहरू जी एंड अदर लीडर्स। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि अभी नहीं लाते, बाद में लेके आएंगे। ठीक है, अब इसमें एक तीसरी थ्योरी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। देखो पहली क्या मैंने बता दिया आपको, एक मैंने बता दिया आपको टेलियोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच। दूसरा हो गया आपके पास डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, टेलियोलॉजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म। डियोंटोलॉजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है आपका ड्यूटी और रूल बेस्ड एथिक्स है। ड्यूटी और रूल बेस्ड एथिक्स है। ठीक है, दो मेजर थिंकर्स कौन कौन से? कांट एंड रॉस। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म और कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, यहां से आया डेराइव्ड फ्रॉम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है भैया? देखो राजा राजा क्यों है? क्योंकि राजा और प्रजा के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि राजा साहब प्रोटेक्शन देंगे, है ना, और बदले में जो प्रजा है वो अपनी लिबर्टी और कई सारी चीजें राजा को देगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो थॉमस होब्स काफी ज्यादा प्रो मोनार्क एक मतलब फिलोसोफर थे, बट ही थ्योरीज आर आल्सो नॉट रॉन्ग, दैट रॉन्ग। ठीक है, ध्यान रखिए। तो गवर्नमेंट और सिटीजंस के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो गवर्नमेंट है वो गवर्न के ऊपर इसीलिए रूल कर पा रही है क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ सर्टेन बाउंडेशंस भी लगाता है दोनों के ऊपर, है ना। तो गवर्न एंड गवर्नमेंट दोनों के ऊपर कुछ बाउंडेशंस हैं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल गवर्न के अगेंस्ट चली जाए, ठीक है, और जो मन में आए वो करने लग जाए। और गवर्न भी ऐसा नहीं है कि हर चीज उनको अपने मुताबिक मिलेगी, देयर विल बी गिव एंड टेक। तो राइट टू प्राइवेसी आप जैसे देखिए, है ना, लोगों को कहना था कि भैया आधार में इनरोल होंगे तो राइट टू प्राइवेसी वायलेट होगा, तो लेकिन दोस्तों उससे करप्शन भी तो कम होगा, है ना, आपकी सब्सिडी लीकेज कम होगी, है ना, सब्सिडी लीकेज कम होगी, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा, ये चीज कहीं ना कहीं हमें दोनों तरफ से समझनी पड़ेगी। ठीक है, there are mutual and reasonable expectations in the social relationships, and when these expectations are not met, we not only feel aggrieved but we also feel that person has violated his or her moral duty towards us। समझ में आई बात, क्लियर है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, ये क्या है, रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, ध्यान रखना। डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट लाइक अदर्स टू डू अनटू यू। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बाकी जगह पे भी होता है, आप कभी भी किसी भी पर्सन के साथ वो काम मत कीजिए जो आप खुद के साथ ना पसंद करें, ध्यान रखना, आप खुद के साथ पसंद ना करें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक, कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म। ठीक है, अब देखिए चौथा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्च्यू एथिक्स। तो तीन जो अप्रोच जो आपको याद रखने, कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, डियोंटो, ठीक है, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, इसके बाद तीसरा है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, वैल्यू बेस्ड एथिक्स। इसमें सबसे पहला आप सवाल पूछते हैं, व्हाट ए गुड मैन विल डू इन सच सिचुएशन। कोई भी अच्छा पर्सन क्या करेगा इस सिचुएशन में। तो ये तीन फीचर्स हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी हो गई यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर गुड, ठीक है, ग्रेटर सॉरी ड्यूटी बेस्ड, ड्यूटी बेस्ड, आई एम रियली सॉरी, ड्यूटी बेस्ड। आपकी ड्यूटी क्या कहते हैं, रूल बुक्स क्या कहती हैं, ठीक है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, ड्यूटी। ठीक है, एंड ये क्या है, गुड पर्सन, गुड पर्सन। ठीक है, एक अच्छा आदमी क्या करेगा, क्या करना चाहिए अच्छा आदमी। ठीक है, वर्च्यू एथिक्स क्या है, इट्स फोकस इज ऑन कैरेक्टर ऑफ मोरल एजेंट्स एज ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, फॉर एथिकल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू अचीव एक्सीलेंस इन लाइफ and to develop as fully actualized entities. For this to happen, human beings should follow certain virtues, कुछ certain virtues को उनको फॉलो करना चाहिए। प्लेटो ने 4 कार्डिनल वैल्यूज जो हैं द रिपब्लिक में अनाउंस किए हैं, कौन सी, प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस एंड करेज। ध्यान रखिएगा, ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज हैं। अब देखो एक चीज समझना, जब वर्च्यू एथिक्स की बात करते हैं तो किसी भी चीज की अति सर्वत्र वर्जित, मतलब कहते हैं ना जो हर जगह पे मतलब कहीं पे भी एक्सेस हर जगह बुरा होता है। ठीक है, एक्सेस इज ऑलवेज बैड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ एनीथिंग इज बैड। हर चीज ऑप्टिमम अमाउंट में अच्छी लगती है। ठीक है, ठीक है, एनीथिंग इज बैड। ठीक है, ध्यान रखना, आप अगर हद से ज्यादा कोई विटामिन भी कंज्यूम करोगे तो वो भी नुकसान करेगा, हद से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो वो भी आपको नुकसान करेगा, और किसी चीज की कमी तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता है, नुकसानदायक होती ही होती है ना। तो ध्यान रखिए कि एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन का एक कॉन्सेप्ट दिया। एरिस्टोटल ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन का। ठीक है, तो हर चीज बैलेंस में अच्छी लगती है, तो करेज, करेज इज द बैलेंस्ड वर्ड। अगर करेज बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, रैशनेस होगा। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, बिना कोई प्लानिंग के आज रात 8 बजे से सारे 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। समझ आई बात। और कवर्डाइज क्या है, डिसीजन ही नहीं लेना, डिसीजन ही लटका के रख देना। 2 साल से फाइल लटकी हुई है, बस कहाँ है नहीं पता भाई, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई कहीं कैट बैठ गई, क्या करेंगे, है ना। जेनरोसिटी क्या है भाई, दयालुता। लेकिन जेनरोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंस, शो हो जाएगा, शो, पॉम्पस शो। ठीक है, और बहुत कम रहेगी तो क्या होगा, आप माइजर बन जाओगे, कंजूस बन जाओगे। एम्बिशन,
दोस्तों आप सभी को एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन एम्बिशन इतना हद तक नहीं होना चाहिए कि आप ग्रीडी हो जाओ, लालची हो जाओ, हर चीज में लालच करने लग जाओ, या फिर स्लॉथ, आप एकदम जो स्लॉथ मतलब होता है आलसी बन जाओ, ठीक है। मोडेस्टी, हम्बलनेस बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हम्बलनेस भी हो गई तो प्राइड बन जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके अलावा ह्यूमिलिटी बन जाता है, ठीक है, बिना रीडिंग के इंसान बोलने लगता है लोग, ठीक है। ऑनेस्टी अगर ज्यादा हो तो लोकैक्विटी हो, लोकैसिटी हो जाता है ना, हर जगह आप ऑनेस्टी के साथ भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत कम हो तो फिर सीक्रेसी हो जाता है ना। लोकैसिटी मतलब बड़बोलापन, आप जाके सबके सामने सब कुछ बोल देते हो, है ना। ऐसा नहीं चल सकता दोस्तों जब राज कार्य होते रह जाते हैं। जैसे आप देखो, आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली कौन सी चीज थी, बट कोई डिफेंस परचेज ही था, कोई डिफेंस परचेज था, ठीक है, जो कि डिफेंस परचेज या कोई ऐसा ही कुछ परचेज था, ठीक है, जो कि आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे चल रहा था, ठीक है। एंड ऑपोजिशन वाज टू मच, मतलब हल्ला, बहुत ज्यादा हल्ला मचा रही थी। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं वो, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, he called for a secret meeting with opposition parties and he showed कि आप देख लीजिए, जितने पेपर हैं आपको देखना हो देख लीजिए, मैं एक भी पेपर आपसे छुपाऊंगा नहीं, ये चीजें हैं, बट द ट्रुथ इज कि ये सारी चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश को खतरा पड़ सकता है ना। ये सारी चीजें आप रिटर्न में देंगे कि आप कभी भी कहीं पे भी उजागर नहीं करेंगे, सीक्रेट रखेंगे। मैं आपको फेथ में रखना चाहता हूँ, ट्रस्ट में रखना चाहता हूँ कि इस पे डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करें प्लीज। This was the consensus building capability of Mr. A.B. Vajpayee due to his honesty. वो बड़बोलापन भी नहीं था उनमें, बहुत ऑनेस्ट थे, बहुत क्लियर कट थे एटीट्यूड में। गुड ह्यूमर, अगर अच्छा ह्यूमर हो तो बहुत भारी भारी बातें आप बहुत सिंपल वे में हंसाते हुए कह जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज जब बहुत ज्यादा हो जाए ना तो एब्सर्ड हो जाता है। जो आज की डेट में मजाक उड़ाते हैं ना, खड़े करके बस बंदों को बस बिठा करके, है ना, किसी को भी बैठ करके, मतलब जो आप देखिए आज की डेट में किसी को भी खुद के आगे एकदम अति मजाक उड़ा देते हैं, अब्सर्ड बातें करने लगते हैं। मेरे फादर तो ये थे, मेरे फादर वो थे, मेरी माँ ऐसी थी, मेरी माँ वैसी थी, अरे तुम यहाँ पे थे, है ना, तो वैसा। और मोरोसनेस कम हो तो फिर मोरोसनेस, मतलब कि आपको समझ ही नहीं आता यार कि मजाक था या क्या था, ठीक है। आप हर चीज में गुस्सा करने लगते हो, मोरोस बन जाते हो, सैडिस्ट बन जाते हो, ठीक है। फ्रेंडशिप अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो फ्लैटरी बन जाती है, बहुत कम रहे तो क्वारलसमनेस हो जाता है, लड़ाई करोगे आप। टेम्परेंस, सेल्फ इंटेलिजेंस या फिर इनसेंसिबिलिटी, सेम चीज तरीके से कंपोजर, इरिटेबिलिटी एंड एपैथी, सेल्फ कंट्रोल, इंडिसाइसिवनेस और इंपल्सिवनेस, ठीक है। इंपल्सिवनेस में आपका फिर से डिमोनेटाइजेशन भी आ सकता है एक बात के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, लॉकडाउन भी आ सकता है ना, इंपल्सिव होकर के एकदम से सडनली लॉकडाउन ले लिया, उसके पहले भैया क्या कहते हैं एकदम लटका के रखे थे कि भैया इलेक्शन हो जाए, एमपी में इलेक्शन हो जाए, हमारी सरकार बन जाए, सरकार बनती है अगले दिन लॉकडाउन, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिटिसिज्म की बात करूं तो वी डू नॉट हैव यूनिवर्सल वैल्यू वर्च्यू, ध्यान रखिए कोई भी वर्च्यू जो है यूनिवर्सल नहीं होता है, ध्यान रखना। ये किसका है, वर्च्यू एथिक्स का है। वर्च्यू एथिक्स में बेसिकली क्या है, गुड पर्सन सकता है अलग अलग काम करे, ठीक है, सारे पर्सन अच्छे हैं। जैसे आप देखो क्या अम्बेडकर जी अच्छे नहीं थे, he was good person, he was very good person अम्बेडकर जी। क्या गांधी जी अच्छे पर्सन नहीं थे, he was very good person, गांधी जी खुद भी बहुत अच्छे बंदे थे। बट देखिए कास्टेज पे दोनों की अप्रोच क्या थी, बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी, है ना। दोनों ही अच्छे बंदे हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके से चीजों को चाहते हैं। एक चाहते हैं रिलीजन रहे क्योंकि उससे मोरालिटी बनी रहती है, और अम्बेडकर जी का कहना था भाई शन दिस रिलीजन, जो कि आपको बराबरी का दर्जा नहीं देता। अभी कल परसों एक मैं सार्काज्म पढ़ रहा था, कोई एससी कम्युनिटी कहीं पे जा रही थी, यादव बैठ गए, मतलब खूब बारात निकाल रहे थे घोड़ी पे, है ना। तो कहीं पे मतलब था, तो फिर यादव कम्युनिटी या फिर किसी कम्युनिटी ने उनकी पिटाई कर दी, खूब धर के पिटाई की। और फिर उसके कुछ दिनों बाद यादव ने जब बारात निकाली तो राजपूत ने इनकी कुटाई कर दी, है ना। तो दिस इज आवर ट्रू इंडिया, ट्रू पिक्चर ऑफ आवर इंडिया, है ना, जहाँ पे हम धर्म के नाम पे, धर्म में मतलब इंटर रिलीजियस हार्मोनी का बढ़ाएंगे, हमें तो पहले इंट्रा रिलीजियस हार्मोनी बढ़ाने की जरूरत है ना, हमें इंट्रा रिलीजियस हार्मोनी बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। जस्ट बिकॉज समवन वाज राइडिंग अ हॉर्स व्हाइल गोइंग टू हिज बारात, उसके लिए ये मार पिटाई चलती कि भाई आप लोअर कास्ट के हैं तो आप हायर कास्ट के सामने घोड़ी पे कैसे चढ़ के जा सकते। अरे भाई तुम भी इन्वॉल्व हो, नाचो गाओ खुशी मनाओ, क्या बुरी बात है उसमें, नहीं तो ये हमसे छोटे हैं। ये जो इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये त्याग,
ठीक है। साइलेंट अबाउट मोरल डायलेमास व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट वर्च्यूज। ध्यान रखिएगा, जब डिफरेंट वर्च्यूज कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो फिर ये फिर शांत हो जाता है कि भाई क्या बात है, अब अम्बेडकर जी और गांधी जी दोनों ही अच्छे बंदे हैं, क्या करो, किसको फॉलो करो, है ना। तो वहां वर्च्यू एथिक्स किसी काम का नहीं आएगा, है ना? किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। अब शॉर्ट में बोलूं तो ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट क्या बोलेगा, स्टीलिंग गलत है, क्यों, क्योंकि इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आप बाद में जेल में चले जाओगे, ओवरऑल सोसाइटी का एक ट्रस्ट इरोड होता है, कल को सारे के सारे चोरी करने लग जाए, ठीक है। डिओन्टोलॉजिस्ट क्या बोलेगा कि भाई देखो, चोरी हमेशा गलत है, चाहे वो भले अच्छे के लिए की गई हो सकता है किसी अच्छे के लिए चोरी कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल रॉबिन हुड, है ना, अमीरों से लूटो गरीबों में बांट दो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरकार भी कहीं ना कहीं यहीं पे, अब चोरी तो नहीं कहूंगा, सॉरी ऐसे नहीं बोलिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो सॉरी, आई टेक बैक माय सेंटेंस, ठीक है। रॉबिन हुड जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, रॉबिन हुड, ठीक है, तो ध्यान रखिए, स्टीलिंग इज ऑलवेज रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ एनी पोटेंशियल गुड, ठीक है, हो सकता है अच्छा भी हो रहा है उससे, ठीक है। वर्च्यू एथिक्स क्या बोलेगा, एथिक्स क्या बोलेगा कि भाई देखो, एक्ट ऑफ स्टीलिंग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में, ठीक है, इंस्टेड मतलब कैसी है, इस पे फोकस कम करेगा, instead would consider what a good person, what a decision to steal or not steal said about one's character or moral behavior, ठीक है। तो क्या अगर एक अच्छा इंसान को मैं उस कैरेक्टर, उस ट्रेट में रख दूं, तो क्या वो चोरी करता या नहीं करता, एक अच्छे इंसान को मैं उस सेम कंडीशन रख दूं, तो would he have been stolen, would he have stolen or not, तो ये चीज आपको वर्च्यू एथिक्स बनाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Which ethical theory should be followed in case of ethical dilemmas? दोस्तों ध्यान रखना, there is no single theory which you can totally rely on, हर चीज रिलेटिविस्टिक है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको एथिकल प्लूरलिज्म, मल्टी थ्योरी अप्रोच है, ठीक है। कई सारी थ्योरी की हमें जरूरत पड़ती है, एक थ्योरी से हमारा कभी भी काम नहीं चलता है, एक थ्योरी से हमारा कभी भी काम नहीं चलता है। यूटिलिटेरियनिज्म इज टू फ्लेक्सिबल, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और काफी ज्यादा मिसयूज हो सकता है यूटिलिटेरियनिज्म का, क्योंकि भाई इसमें तो एंड रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को पास दिखाना है, मैं दिखा दूंगा भाई कि इससे देखो इतनों का बेनिफिट हो गया, ठीक है। डिओन्टोलॉजी का क्या है, डिओन्टोलॉजी इज टू रिजिड एंड एब्सोल्यूट, ठीक है, टू रिजिड एंड एब्सोल्यूट, ठीक है, काफी ज्यादा रिजिड और एब्सोल्यूट है, ठीक है, और ये भी गलत फिर अप्रोच बन जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है, कि भाई लाइन से आना है तो सबका रूल का यही कहता है लाइन से आना है, कोई मरता मर जाए लेकिन मैं लाइन नहीं तोड़वाऊंगा, साफ सी बात। और आपने न्यूज ही पढ़ी होगी अभी रिसेंटली, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी मतलब हॉस्पिटल में एक पर्सन, एक लड़की बच्ची बेचारी बाहर ही बैठे बैठे मर गई क्योंकि लाइन में लगी हुई उसकी माँ, लाइन से आना रूल था, शी वाज वेरी सिक, लाइन में सोचिए वो उसकी माँ लगी रह गई और बच्ची बेचारी बेंच पे बैठे बैठे मर गई, नो डॉक्टर केम टू सी बिकॉज डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच कहीं ना कहीं आप लगा रहे हैं, दिस इनह्यूमेन, दिस इज टोटली इनह्यूमेन दोस्तों, ध्यान रखना, इतनी रिजिडिटी कहीं भी अच्छी नहीं है, अति सर्वत्र वर्जयेह, ठीक है ना, एक्सेस इज बैड एवरीवेयर, ठीक है। Conflict between virtues and virtue ethics, we cannot have a single theory that will fit in all situations, all these theories are at base thumb rules, मतलब thumb rules ही हैं basically, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की मैं थोड़ा सा बात करूंगा दोस्तों, ध्यान रखना, ऑल्सो नोन एज कंपैरेटिव एथिक्स, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली इंपीरिकल है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है of moral beliefs and practices of different people cultures in various places and times, ठीक है। ये क्या है, एक्ट्स ऑफ डबल इफेक्ट्स, सम एक्शंस हैव डबल इफेक्ट्स गुड एंड बैड, ऑब्वियसली बात है हर एक्शन का आपका अच्छा या बुरा होता है। स्टीलिंग देख लो, स्टीलिंग जैसे कि मैंने आपको बात किया था, दूध का पैकेट है ना, मिल्क का पैकेट, मिल्क का पैकेट उस बंदे ने चोरी किया, ठीक है। याद है मैंने कुछ दिनों पहले आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कहानी बताई थी, ओआरएन में लॉकडाउन में I had a teacher who was friend of mine, he was buying milk और suddenly उनके हाथ से वो मिल्क का पैकेट स्मैश करके बंदा भाग गया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है उस दिन that day he will survive because he did not have any option, वो अपने बच्चे को बचा लेगा, ठीक है। बट सपोज कीजिए सोसाइटी पे क्या मैसेज गया, भाई स्टीलिंग कैन बी डन, ठीक है, और स्टीलिंग में ज्यादा बेनिफिट है। ध्यान रखिए हर चीज के अच्छे इफेक्ट भी होते हैं और बुरे इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लॉरेंस कॉलबर्ग, अ साइकोलॉजिस्ट वर्किंग ऑन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इन्होंने क्या कहा देख लीजिए, इन वन स्टडी ही क्वेश्चनड अ ग्रुप ऑफ बॉयज अबाउट व्हाट वुड बी राइट और रॉन्ग एक्शन फॉर अ मैन
facing a moral dilemma. Should he steal a drug to save his wife or refrain from theft even though it would lead to his wife's death? जो सेम चीज मैंने उस दिन कहा, ठीक है. Wahlberg's concern was not which choice the boy made, but the moral reasoning that lay behind this decision. दोस्तों यही चीज यूपीएससी भी आपसे सीख करता है. आप क्या डिसीजन लेते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन नो डाउट आप लोगे, ठीक है. जब भी आप केस स्टडी लिखोगे, जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो नो डाउट आप चीजों को लिखोगे, कंक्लूजन दोगे, बट हाउ यू आर रीचिंग टू दैट कंक्लूजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और वही चीज आपको हाईलाइट करके दिखानी है, ठीक है. क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस दोस्तों करना जरूरी है. एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन डियोंटोलॉजिकल and teleological approach to ethics. Also give 2 examples and 2 demerits of each. दोस्तों थोड़ा सवाल लंबा है, मैं समझ सकता हूं, बट यू हैव टू राइट इट इन 10 मार्क्स. ध्यान रखना 10 मार्क्स में आपको लिखना है. प्लीज मेक श्योर कि आप इसके थ्रू गो थ्रू करो और बिल्कुल इसको प्रॉपर्ली लिखो, ठीक है. 2 डेमेरिट लिखना है और साथ साथ आपको 2 एग्जांपल्स लिखना है, ठीक है. तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूं. आई होप आप इस क्वेश्चन को लिखोगे और इस क्वेश्चन को लिख करके आपको कहां भेजना है, t.me/upsc with dp, ठीक है. इस चैनल के थ्रू आपको मतलब क्या कहते हैं मिल जाएगा मेरी जो पीडीएफ्स हैं और सारी चीजें. इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें, @educated sapiens. बहुत जल्द मैं आपके साथ आपके लिए लेके आ रहा हूँ वेबसाइट एजुकेटेड सेपियंस. मोस्ट प्रोबेबली ये जो वेबसाइट है ये प्रॉपर्ली वेल फंक्शन हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दैट इज 30th ऑफ जून, ठीक है. 30th ऑफ जून तक ये मैक्सिमम आपका फंक्शन हो जाएगी. आई विल अनाउंस द डेट्स, ठीक है, वेरी सून. प्लीज बी इन टच विद अस on the Telegram channel as well as Instagram, and we will meet very soon. Thank you my dear friends, and I hope it's awesome day. I hope you learned something new today, and as always I always say, read, revise and give test. This is the mool mantra behind cracking UPSC exam. Please remember, read, revise and give test. टेस्ट देना बहुत जरूरी है और टेस्ट देने का एक तरीका यही है कि प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. प्लीज मेक श्योर कि आप इस सवाल को लिख रहे हो क्योंकि इसी से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है. विद दैट आई टेक योर लीव. डू टेक केयर एंड थैंक यू.